नमस्ते, मैं प्राची और आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने पूरा मतलब भारत को कवर किया था। उसके बारे में मतलब हमने जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार पूरा कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भारत का सागरीय विस्तार। तो न्यू हेडिंग डालो, भारत का सागरीय विस्तार। भारत का सागरीय विस्तार। तो सबसे पहले भारत की जो तटरेखा है, ऐसे करके हम भारत बना लेते हैं, ठीक है। अब भारत का सागरीय विस्तार देखते हैं। ये तो अपना ये पास वाला क्षेत्र है, ये आंतरिक जल है उसका, ठीक है। इस पे संपूर्ण अधिकार है हमारा। हम कुछ भी, हमारा बिल्कुल एकदम संपूर्ण एकदम होता है ना, अपना पूरा अधिकार, सारा अधिकार है आंतरिक जल पे। ये है आंतरिक जल, ओके। आंतरिक जल जिस पर हमारा हमारा संपूर्ण प्रभुत्व है। इसके बाद आता है, ये है 12 किलोमीटर दूर एरिया है। एक मिनट रुकिए। ये क्षेत्र है जो 12 किलोमीटर दूर है। कितना? 12 किलोमीटर। इसको बोलते हैं सीमावर्ती सागर। क्या बोलते हैं? सीमावर्ती सागर। हमारे तटरेखा से, हमारे भारत की जो तटरेखा है उससे 12 किलोमीटर दूर तक क्या माना जाता है? सीमावर्ती सागर, ठीक है। अब मैं ये दूरी बढ़ा के 24 किलोमीटर कर रही हूँ, ठीक है। तो 24 किलोमीटर पे क्या पाया जाता है? संलग्न सागर, संलग्न सागर, ओके। अब यहां से 200 किलोमीटर दूर, पूरा यहां से यहां तक 200 किलोमीटर हो जाएगा। ये है अपना अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसके बाद वाला क्या है अपना? उच्च सागर। क्या है? उच्च सागर, ओके। जो अपनी लाइन है ये वाली, यहां तक जो एकदम पास में, तटरेखा के पास जो जल पाया जाता है वो है अपना आंतरिक जल। तटरेखा से 12 किलोमीटर दूर तक सीमावर्ती सागर, और तटरेखा से 24 किलोमीटर दूर संलग्न सागर, तटरेखा से 200 किलोमीटर दूर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और उससे भी ज्यादा आगे क्या है? उच्च सागर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आंतरिक जल। तो यहाँ पे लिख लो, इसके आगे लिख लो संपूर्ण प्रभुत्व अधिकार, एकाधिकार, संपूर्ण प्रभुत्व एकाधिकार। सीमावर्ती सागर ये हमारा 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हमें क्या है कि निर्दोष गमन की अनुमति है, और हमारा वायु क्षेत्र भी यहाँ तक ही है, ठीक है। तो निर्दोष गमन की अनुमति और वायु क्षेत्र हमारा, हमें अधिकार है, हमें संपूर्ण अधिकार है। पर जैसे कि अपनी जो भारत का निर्दोष गमन की अनुमति और वायु क्षेत्र भी यहाँ तक है, पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भारत को निर्दोष गमन की अनुमति है। निर्दोष गमन जानते हो? यानी कि कोई भी सागर के अंदर तैरते तैरते, मछलियां पकड़ते पकड़ते अगर इस सीमावर्ती सागर के अंदर आ जाता है तो इट्स ओके। उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसे परेशान नहीं किया जाएगा। ये हमारी सीमा के अंतर्गत ही है। निर्दोष यानी कि जानबूझ के नहीं है यार, जल्दी जल्दी पता चला आ गए अपन नहीं, क्योंकि सागर के अंदर कोई एक लाइन तो नहीं है कि यहाँ तक ही है, सागर तो बहुत बड़ा है ना। तो निर्दोष गमन की अनुमति, निर्दोष गमन की अनुमति। दूसरा पॉइंट है इसका, भारत का वायु क्षेत्र, वायु क्षेत्र भी यहीं तक है, ठीक है। तो दो पॉइंट हो गए सीमावर्ती सागर के अंतर्गत अपने। फर्स्ट है भारत को निर्दोष गमन की अनुमति, सेकंड है कि वायु क्षेत्र भी भारत का यहां तक ही है, ठीक है। ओके, सीमावर्ती सागर हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वाला सागर, संलग्न सागर। तो ये क्या है कि संसाधनों का दोहन का अधिकार, भारत को संसाधनों के दोहन का अधिकार, दोहन का अधिकार, ओके, दोहन, दोहन का अधिकार। सेकंड पॉइंट है इसका कि नए द्वीपों का निर्माण का अधिकार, नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार। जो नए द्वीप बनेंगे तो भारत के, इस भारत के अंतर्गत, इन इस सीमा रेखा के अंदर कोई भी नया द्वीप उभर के आता है तो भारत का द्वीप माना जाएगा, ओके।
नए द्वीपों का निर्माण पर एकाधिकार, ठीक है, पर एकाधिकार, पर अधिकार लिख लो, एकाधिकार या अधिकार। थर्ड पॉइंट है इसका अपना कि जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च वगैरह करते हैं, तो साइंटिस्ट तो अनुसंधानों का जो रिसर्च वगैरह होती है उनका अधिकार, साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को अनुसंधानों का अधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधान लिख लो, वैज्ञानिक अनुसंधानों का अधिकार, यानी वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, अधिकार। ओके, ये 3 पॉइंट हो गए इसके अंतर्गत। सीमावर्ती सागर क्या है? भारत को निर्दोष गमन की अनुमति है, भारत का वायु क्षेत्र भी यहीं तक पाया जाता है। और थर्ड पॉइंट एक और लिख लो कि एकाधिकार है, भारत का संपूर्ण एकाधिकार, भारत का एकाधिकार, भारत का एकाधिकार, एकाधिकार। ओके, अब हमारा पाया जाएगा, हम ये संलग्न सागर में क्या था, भारत के संसाधनों का, भारत को संसाधनों के दोहन का अधिकार है, नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार है और वैज्ञानिक अनुसंधानों का अधिकार है ना? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब ये हो गया हमारा। अब देखो यहां से भारत को, इसमें क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, सॉरी ये तो अनन्य, ये वाले है ना, ये पॉइंट सारे, ये पूरे पॉइंट अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र के हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है ना, 1 2 3, ये पॉइंट किसके हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के हैं। संलग्न सागर का है, इसको वित्तीय अधिकार प्राप्त है, क्या है, भारत को वित्तीय अधिकार, भारत को वित्तीय अधिकार है, इसमें कोई भी टैक्स वसूलना है, कुछ भी करना है, कर वसूली वगैरह, तो भारत को वित्तीय अधिकार है, जैसे टैक्स वसूली आदि, जैसे कर वसूली आदि, ठीक है। ये तो सिंपल सी लाइन थी जो हमने गलती से इसमें लिखा दी, ये है इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या है कि भारत को संसाधनों के दोहन का अधिकार है, नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार है, वैज्ञानिक अनुसंधानों का अधिकार है और संलग्न सागर संलग्न सागर में भारत को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं, जैसे कर वसूली आदि ये कर सकता है। इसके बाद आता है अपना उच्च सागर। उच्च सागर में, ये उच्च सागर या और सारी चीजें हो गई, तो एक बार पढ़ लो, ये सारी चीजों को पढ़ लो। आंतरिक जल, संपूर्ण प्रभुत्व एकाधिकार, सीमावर्ती सागर, भारत को निर्दोष गमन की अनुमति है। दूसरा है कि भारत का वायु क्षेत्र भी यहाँ तक है, भारत को एकाधिकार दिया गया है। दूसरा है संलग्न सागर, इसमें भारत को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं, जैसे कर वसूली आदि। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को संसाधनों के दोहन का अधिकार है, नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार है और इसमें क्या है, नए द्वीपों के निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधानों का अधिकार है। अब हम पढ़ेंगे उच्च सागर, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, उच्च सागर। इसमें तो कुछ ही मत लिखो, इसमें लिख लो किसी भी राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र से परे, ये किसी भी राष्ट्र के अधिकार में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, इधर लिख लो, दिख नहीं रहा होगा आपको, किसी भी राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र से परे परे, किसी भी राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र से परे, क्षेत्र से परे, ठीक है। तो ये एक बार लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, आई थिंक आपको लिखना ज्यादा बेस्ट रहेगा, लिख लीजिए इसे। तो अभी नोट लगा के लिखो, इसके अंतर्गत ही लिखना है आपको, नोट लगा के लिखो। इसमें लिखो आप कि संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानूनों से संबंधित, संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानूनों से, समुद्री कानूनों से संबंधित, सम्मेलन
संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानूनों से संबंधित सम्मेलन में भारत का सागरीय विस्तार या फिर सभी देशों के सागरीय विस्तार का निर्धारण किया गया था। ठीक है, सभी देशों के सागरीय विस्तार का निर्धारण किया गया था। ठीक है, लिखो के अंतर्गत, सम्मेलन के अंतर्गत सागरीय विस्तार सभी देशों का होगा। ठीक है ना, सागरीय विस्तार का निर्धारण किया गया था। ठीक है, सेकेंड लाइन लिखो कि जो सागरीय विस्तार है उसको किस में मापते हैं, नॉटिकल मील में। ठीक है, तो लिखो इसको मापने की इकाई इसको नॉटिकल मील में मापा जाता है। इसको नॉटिकल मील में मापा जाता है। किससे मापा जाता है, नॉटिकल मील में। ठीक है ना। सेकंड, जो 1 नॉटिकल मील होता है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल 1.852 किलोमीटर। ओके, हमारा 1 नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है, 1.852 किलोमीटर के इक्वल। ठीक है, अब लिखो अनक्लोज UNCLOSE अनक्लोज 1982 क्या है ये यूनाइटेड नेशन की क्या है, एक ये संधि है जिसमें सभी राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए होंगे इसके अंतर्गत। तो ये कब की गई थी, 1982 के समथिंग की गई, 1982 में की गई थी। ठीक है ना, तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ओके, लिख लो इसको पूरी, इसको सी, इसमें ई नहीं है आपके, स्टार लगा के लिख लेना इसको। अभी नोट में एक चीज और लिख लो, यहाँ पे नीचे दिख तो रहा है नहीं, नीचे वाला, यहाँ पर एक चीज अभी और 2 चीज लिखोगी। भारत का जो सर्वोच्च बिंदु है वो क्या है, केटू गार्डविन आस्टीन। भारत का सर्वोच्च बिंदु केटू गार्डविन आस्टीन है, जिसकी 8000 इसकी जो वो है 8611 किलोमीटर पे है ये। अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख लो, 8611 किलोमीटर। ओके, भारत का जो निम्नतम बिंदु है वो केरल के कुटनाद में स्थित है। ठीक है, 2 मीटर गहराई है। ठीक है ना, तो भारत का निम्नतम बिंदु केरल राज्य के कुटनाद जिले में स्थित है। कुटनाद जिले में स्थित है, जो कि समुद्र तल से कितना किलोमीटर नीचे है, 2 मीटर नीचे, 2 मीटर नीचे है। जिससे क्या होता है, 2 किलोमीटर नीचे है, उसमें चावल की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, चावल की खेती। ठीक है, लिख लो, भारत का निम्नतम बिंदु केरल राज्य के कुटनाद जिले में स्थित है, जो कि 2 मीटर गहरा है। यहाँ पे लिख ही लो आप, जो कि 2 मीटर गहरा है।
यहाँ पर चावल की खेती की जाती है, जाती है। ओके, इसको एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको साफ कर देते हैं फिर। पाक जल संधि लिखो, ये हेडिंग डालो। ये पाक जल संधि है, ये बंगाल की खाड़ी को, ये बंगाल की जो खाड़ी है उसको क्या करती है, ये बे ऑफ बंगाल को किससे जोड़ती है, किससे जोड़ती है बंगाल की खाड़ी को, मन्नार की, ये देखो ये ऐसे ऐसे करके भारत में बनी हुई है, ऐसे करके साइड से ये अपना श्रीलंका है, और ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। ओके, यहाँ पे ये पाक जल संधि है, ठीक है, ये संजल एक संधि है, यानी कि दो खाड़ियों को जोड़ने वाली एक संधि है, ठीक है। तो ये पाक जल संधि क्या करती है, पाक की खाड़ी को ही बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। यहाँ पे ये पाक की खाड़ी है, इनको आपस में जोड़ती है, ठीक है। ये पाक की खाड़ी, गल्फ ऑफ पाक, या फिर पाक की खाड़ी लिख लो, बे ऑफ पाक, पाक की खाड़ी, ठीक है, इनको आपस में जोड़ती है। यहाँ पर भी अपना श्रीलंका हो गया, ये देखो अपना आदम सेतु है, ये क्या है, आदम सेतु, लिख लो आदम सेतु। नीचे की साइड अपनी मन्नार की खाड़ी है, ये वाली मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी लिख लो, हिंदी में लिख लो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये भारत और श्रीलंका को भी जोड़ती है, ये जल संधि है ना, भारत और श्रीलंका को भी जोड़ती है, तो लिख लो यहाँ पर इसके अंतर्गत लिख लो, ये जल संधि, यह जल संधि पाक की खाड़ी को, पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। देखो ऐसे करके है, ये मन्नार की खाड़ी को भी ऐसे करके जोड़ती जाती है, ठीक है ना। ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ये किसके है, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, श्रीलंका के मध्य स्थित है। ओके, इनको भी जोड़ती है, ये आदम सेतु है, मन्नार की खाड़ी है, भारत था अपना, आई नो भारत थोड़ा ये ऐसा हो गया यहाँ से, ठीक है। तो एक बार लिख लो इसको। तो ये वाला टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है, और इसके अलावा भी हम कराएंगे भारतीय उपमहाद्वीप, तो इसको एक बार लिख लो, इसको साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लेना चाहो। भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप, ये हेडिंग डालिए। देखो ये अपना एशिया है, और इसके अंदर एशिया के अंदर ये भारत है, और यहाँ पे ये पहला ही जो पर्वत है, हमारे भारत को चारों तरफ से किसने घेर रखा है, पर्वतों ने, ऊपर की साइड वाला जो पार्ट है भारत का, वो कई पर्वतों ने घेर रखा है। उसके अंदर, इसके अलावा भी नीचे से अपन ने, हिंद महासागर ने अपन को नीचे से कवर कर रखा है। तो ऊपर की साइड ये कौन सा पर्वत है, सुलेमान पर्वत। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है हिंदू कुश, जो कि वहां पर स्थित है, हिंदू कुश पर्वत अपना, ये पाकिस्तान में है, और ये है अपना हिमालय, और ये है अपना, एक मिनट ऐसे लिख देते हैं, हिमालय नंबर 4, हिमालय हो गया, और अराकन, हिमालय और अराकन युमा, ये 5 नंबर पे अराकन है, और ये पूर्वांचल है, ठीक है। तो यहाँ पर ही लिख लो नंबर 1 सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत, नंबर 2 हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, नंबर 3 हिमालय पर्वत,
ये लिखो पूर्वांचल, जो हमारे पूर्व भाग में स्थित है, पूर्वांचल पर्वत, पूर्वी भाग में पूर्वांचल पर्वत। और ये है हमारा, हमारा नहीं, म्यांमार का अराकन योमा, अराकन योमा, या अराकन योमा पर्वत। अब ऊपर की साइड से भारत को किसने, पर्वतों ने कवर कर रखा है। नीचे की साइड क्या है भारत के, हिंद महासागर, ठीक है। नीचे क्या है, हिंद महासागर। किसी भी भौगोलिक प्रदेश को या किसी भी एक हिस्से को उपमहाद्वीप की संज्ञा जब दी जाती है जब वो भौगोलिक दृष्टि से पृथक होता है, उसके पास कुछ क्वालिटीज होती हैं। तो भारत को चारों तरफ से घेरे हुए क्या है, पर्वत है जो मुकुट कवर करते हैं, और नीचे से घेरे हुए सागर है। तो भारत एक अच्छे, मतलब महाद्वीप के अंदर, महाद्वीप हमारे टोटल कितने हैं, 7 है। और उपमहाद्वीप यानी महाद्वीप से छोटे, यानी उनके अंदर भी कई देश आ जाते हैं। आसपास के सारे देश उपमहाद्वीप को कवर करते हैं। तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों गई है कि भारत को उत्तर तथा उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व में कई पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है, तथा दक्षिण में भारत को हिंद महासागर ने घेर रखा है। इस वजह से भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उपमहाद्वीप कहते किसको है ना। तो एक बार तो उपमहाद्वीप की डेफिनेशन लिख लो। उपमहाद्वीप लिखो, किसी भी महाद्वीप का वह भाग, किसी भी महाद्वीप का, लिख लो साइड में लिख लो, किसी भी महाद्वीप यानी बड़ा वाला द्वीप, महाद्वीप, महाद्वीप का वह भाग जो भौगोलिक दृष्टि से, जो भौगोलिक दृष्टि से एक अलग या पृथक पहचान रखता है, एक अलग या पृथक, कुछ लिख लेना, पहचान रखता है। ओके, कल के लिए अगर आरएएस के एग्जाम या आईएएस के एग्जाम में अगर उपमहाद्वीप पे डेफिनेशन आ गई, फिर उसको समझाओ तो आप समझा सकते हो, लगता है। ओके, सेकेंड थॉट कि जो भारत है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। लिखो, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, संज्ञा दी गई है। क्योंकि भारत को, क्योंकि लिखो, क्यों दी गई है उपमहाद्वीप की संज्ञा भारत को, क्योंकि भारत को उत्तर में, उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व में पर्वत श्रृंखलाओं ने घेर रखा है, पर्वत श्रेणियों ने घेरा है, तथा भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित होने की वजह से भारत को पृथक पहचान मिलती है। ठीक है, भारत को एक पृथक पहचान मिलती है, जो भारत को उपमहाद्वीप की श्रेणी में खड़ा करती है।
श्रेणी में खड़ा करती है। ओके, इसके बाद लिखो कि भारत को उपमहाद्वीप हो गया। अब भारत के उपमहाद्वीप होने की वजह से भारत के आसपास कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं भारत के उपमहाद्वीप होने में? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लिखो, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान, इधर की साइड ये अपना नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ पे नीचे श्रीलंका और मालदीव, ये भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, काउंट किए जाते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश लिख लो, यहाँ पे नहीं दिखेगा, नहीं तो साइड में लिख देते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश, ठीक है, लिखो सम्मिलित देश। कौन से देश शामिल है भारतीय उपमहाद्वीप में? पहला है अपना पाकिस्तान, ओके, फर्स्ट है अपना पाकिस्तान, फिर इधर की साइड आते हैं तो क्या हो जाता है? नेपाल, उससे नीचे भूटान, उसके बगल में ही है ना, फिर इधर की साइड क्या आ जाएगा? म्यांमार, फिर बांग्लादेश, नंबर 6 पे है अपना श्रीलंका, नंबर 7 पे है ये मालदीव, ओके, मालदीव। कोई रह तो नहीं रहा? सारे हो गए? हाँ, ठीक है। तो ये अपने हो गए, भारत का पूरा अपने कर लिया, भारतीय उपमहाद्वीप कवर कर लिया, आज भारत का सागरी विस्तार कर लिया अपन ने। तो आप नोट साथ के साथ बना रहे होंगे, कल हम आपको कुछ तो एक क्वेश्चन भी दे देंगे इसके आपको, जिससे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये एक बार साफ करना था, बना रहने दीजिए आप। तो इसको ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है, ठीक है, खुद से करना मतलब आप गूगल से भी कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज करो कि आपको, आप कितना खोज सकते हो, कितना सर्च कर सकते हो। जब हम चीजों को खुद से करते हैं तो और ज्यादा याद रहती हैं। तो क्वेश्चन है, आपको लिखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप, भारत के उपमहाद्वीप जो रेखा है, क्वेश्चन कौन सा? फर्स्ट है आपका भारत की तट रेखा के लाभ, तट रेखा के लाभ तथा हानियां लिखिए, हानियां लिखिए। ये आपको लिखने हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन। तो ये क्वेश्चन आपको कल एक पेज में कम से कम लिखना है, और लिख के आप बताना कल। बताना तो मतलब आप लिख लेना इसको, थोड़ा आपको समझा देंगे कल। तो सबसे पहले आपका पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, और थैंक यू हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ सही कंटेंट करवा रहे हैं हम, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड थैंक यू सो वेरी मच।